गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ आर्ट एंड ड्रामा एजुकेशन 7th पेपर, जिसमें हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 का जो अपना टॉपिक चल रहा है वो है कलात्मक सर्जन की प्रक्रिया। इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको कलात्मक की जो सृजनात्मक की जो अवधारणा है उस अवधारणाओं के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें जो प्लेटो का क्या विचार था, लियोनार्डो दा विंची का क्या विचार था, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम इसके नेक्स्ट टॉपिक है कलात्मक सृजन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। टॉलस्टॉय के अनुसार टॉलस्टॉय ने अनुभूत्यात्मक एकता की 3 शर्तों को पूरा करके उसे कलाकृति कहा है। टॉलस्टॉय ने कलात्मक सृजन की प्रक्रिया मानव मात्र में पाई जाती है। टॉलस्टॉय के अनुसार जो कलात्मक सृजन की जो प्रक्रिया होती है वो मानव के अंदर ही पाई जाती है और हमें इसे आंतरिक अनुभव से जानते हैं, अंतरात्मा से इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति सर्वदा नवीन एवं अभूतपूर्व वस्तु का धुंधला सा भावन करता है। वह नवीन वस्तु उसके मन को प्रभावित करती है और अपना अनुभव सामान्य वार्तालाप के माध्यम से दूसरों को बताता है, किंतु जो उसके सम्मुख प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष से उसके अन्य सर्वदा अभिज्ञ होता है। इस प्रकार इसके जो कुछ बिंदु हैं कि सौंदर्य शास्त्रियों ने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव मस्तिष्क के अंतर्गत सृजनात्मक की प्रक्रिया को 4 अवस्थाएं बताई हैं। सौंदर्य शास्त्रों ने इसकी 4 अवस्थाएं बताई हैं। प्रत्येक कलाकार को सृजनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत इन अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे सौंदर्य शास्त्रियों के अनुसार सौंदर्य शास्त्रियों के अनुसार मानव मस्तिष्क के अंतर्गत सृजनात्मक प्रक्रिया की 4 अवस्थाएं बताई हैं। 4 अवस्थाएं बताई गई है। प्रत्येक कलाकार को इनकी अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। 4 अवस्थाओं में पहली अवस्था है निरीक्षण या देखने की प्रक्रिया। 4 अवस्थाएं बताई गई है। नंबर 1 पे निरीक्षण या देखने की प्रक्रिया। दूसरी अवस्था है, पहला है ऑब्जर्वेशन, दूसरा है अनुभूति या ग्रहण करने की प्रक्रिया। दूसरा है अनुभूति या ग्रहण करने की प्रक्रिया। तीसरा है कल्पना की प्रक्रिया। कल्पना की प्रक्रिया। और चौथा है सृजनात्मकता अभिव्यक्ति की प्रक्रिया। सृजनात्मक अभिव्यक्ति की प्रक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे निरीक्षण या देखने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ये 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाओं में नंबर 1 पे जो प्रक्रिया थी निरीक्षण या देखने की प्रक्रिया। निरीक्षण या देखने की प्रक्रिया।
सृजन प्रक्रिया के अंतर्गत निरीक्षण या देखना, ऑब्जर्वेशन करना, यह प्रथम प्रक्रिया मानी जाती है। निरीक्षण के द्वारा ही रूप का साक्षात्कार होता है। किसी चीज के बारे में हम उसको प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। अतः कला में निरीक्षण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह प्रक्रिया हमारी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होती है, यानी देखने से संबंधित, हम इस चीज को देखते हैं, आंखों से संबंधित जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उस ज्ञानेंद्रिय से संबंधित निरीक्षण की प्रक्रिया होती है। कला में निरीक्षण सामान्य क्रिया नहीं है, बल्कि निरीक्षण के माध्यम से ही कलाकार को किसी वस्तु विशेष के मर्म का बोध होता है, किसी वस्तु विशेष के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। कलाकार को सौंदर्य तत्व का ज्ञान होता है। किसी भी प्राकृतिक वस्तु का भली भांति अध्ययन करना, उसका आकार, रंग, रूप का तुलनात्मक अध्ययन एवं वातावरण में उसका स्थान, ये सभी बातें कलाकृति दृष्टि से देखने की प्रक्रिया से संबंधित होती है। दूसरा है अनुभव या ग्रहण करने की प्रक्रिया। पहला था निरीक्षण या देखने की प्रक्रिया, दूसरा है अनुभूति या ग्रहण करने की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत यह क्रिया मानसिक क्रियाओं की मूल स्रोत होती है। आकृति की सौंदर्य अनुभूति का संबंध ग्रहण शक्ति से है और सौंदर्य अनुभूति कला की आत्मा है। श्रेष्ठ कला उस सहज अनुभूति का संकलन करती है जो सदैव संवेदनाओं और प्रभावों से संबंधित होती है। मनुष्य का मन सुंदर, सत्य व प्रेम का आधार है। अतः अनुभूति एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, अतः हम कह सकते हैं अनुभूति ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो सौंदर्य चेतना, रूप बोध के द्वारा हमें संतुष्टि देती है। पाश्चात्य विद्वान क्रोचे ने अनुभूति को सहज ज्ञान, पाश्चात्य जो दार्शनिक हुआ है क्रोचे, उसने अनुभूति को सहज ज्ञान व कला का जनक माना है। महत्वपूर्ण, उन्होंने इसे बौद्धिक ज्ञान से भिन्न माना है। टॉलस्टॉय ने कला को अनुभूति का बहुत महत्वपूर्ण पक्ष माना है। पाश्चात्य विद्वान रस्किन ने कला में सौंदर्य अनुभूति का महत्व स्वीकार किया है। इस प्रकार हर्बर्ट रीड के अनुसार भी कलाकार अपनी अनुभूतियों के प्रतीकों को उत्पन्न की रचना करता है तथा कलाकृति का सृजन करता है। भारतीय विद्वान भरत मुनि ने रस की अनुभूति को ही कला का मूल स्रोत माना है। अलग अलग जो रस होते हैं, वीर रस, प्रेम रस, भाव रस, श्रृंगार रस, उस रस की अनुभूति को ही कला का मूल स्रोत माना है। इस प्रकार बाह्य रूप, रंग आदि को आत्मसात करना, अनुभूत करना एवं प्रक्रिया में सम्मिलित करने के दो आधार हैं, वस्तु और अनुभवकर्ता। वस्तु स्वतंत्र व बाह्य होती है, परंतु अनुभवकर्ता एक संवेदनशील व्यक्ति होता है जो सौंदर्यानुभूति करता है। किंतु यह मानना भी अनुचित है कि सौंदर्य बुद्धि की कल्पना सब कुछ है। आगे तीसरा है कल्पना की प्रक्रिया। तीसरा है कल्पना की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति देखता है उसमें हम कल्पना की प्रक्रिया के बारे में, कल्पना को पहले मस्तिष्क के अंदर छोटी कल्पना बनानी पड़ती है। उस कल्पना के आधार पर हम किसी चीज़ के बारे में वस्तु निर्माण करते हैं। तो कल्पना की प्रक्रिया के अंतर्गत यह तीसरा चरण माना जाता है। यह वह शक्ति है जो संवेदना के मध्य स्थित होती है। यह कल्पना हमें संवेदनाओं के द्वारा ही प्राप्त होती है। अतः कल्पना के लिए संवेदना आवश्यक होती है। पदार्थ ज्ञान के लिए दृष्टा और दृश्य की आवश्यकता होती है। संवेदनशील व्यक्ति दृष्टा कहलाता है और कलाकार एक संवेदनशील व्यक्ति होता है। इस प्रकार वह शक्ति जो अनुभूति व ज्ञान के पश्चात हमारे संवेदनशील व्यक्ति का होता है, हमारे मस्तिष्क पर डालती है, वह कल्पना होती है। कल्पना की परिभाषा हम दे सकते हैं कि जो अनुभूति व ज्ञान के पश्चात हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है वह कल्पना होती है। इस संदर्भ में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है, जिस अभिव्यंजना में आंतरिक भावों का प्रकाशन कल्पना का योग रहता है वही कला होती है।
तीसरा है, चौथा है सृजनात्मक अभिव्यक्ति की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत प्रत्येक प्राणी में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की शक्ति होती है। प्रत्येक प्राणी होता है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे किसी पशु पक्षी हो, उसके अंदर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कला होती है। बच्चे जन्म से ही रोना, हाथ पैर हिलाना आदि के द्वारा अपनी भावनाओं को दूसरों पर अभिव्यक्त करना चाहते हैं। जैसे बच्चे के हाथ में से आप खिलौना ले लोगे तो वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए क्या करेगा, रोएगा। उसको किस चीज़ चाहिए तो वो हाथ पैर हिलेगा। इसमें अपने भावनाओं को व्यक्त करने का उसके अंदर कला होती है। इस प्रकार वह अपनी भूख, प्यास, क्रोध, दुख, सुख आदि भावनाओं को दूसरों पर अभिव्यक्त करते हैं। इन अभिव्यक्तियों के लिए किसी भी प्राणी पर कोई बाहरी दबाव नहीं होता है, यह उसके आंतरिक मन से ही अभिव्यक्त होता है, बल्कि उनकी आंतरिक व सहज अभिव्यक्ति की जा सकती है। इस प्रकार अभिव्यक्तियाँ स्वतंत्र व मुक्त कही जा सकती हैं। जब अभिव्यक्तियाँ कहलाती हैं, यह सृजनात्मक अभिव्यक्ति कला के अंत महन को द्वारा, यानी अभिव्यक्तियाँ मन के अंदर से विद्यमान होती हैं। इन चारों चीज़ों के बारे में निरीक्षण या देखने की प्रक्रिया, अनुभूति या ग्रहण करने की प्रक्रिया, कल्पना की प्रक्रिया, सृजनात्मक अभिव्यक्ति की प्रक्रिया, ये सभी प्रक्रियाएं मानव मस्तिष्क के अंदर होनी चाहिए।